पिछले 24 घंटे में 3,86,000 लोग इस सवाल पर अपनी राय हमें बता चुके हैं, जिनमें लगभग 3,70,000 यानी 96% लोगों ने कहा है कि देश का नाम भारत होना चाहिए और सिर्फ 16,500 यानी 4% लोगों ने कहा है कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए। और ये वो पोल है जो विपक्ष की भी पोल खोल रहा है, यानी ये एक ऑनलाइन पोल था जिससे विपक्ष की पोल खुल गई। सरकार हर जगह भारत नाम का इस्तेमाल कर रही है, जिसके साथ 96% लोग हैं, और विपक्ष इंडिया नाम का इस्तेमाल कर रहा है जिसके साथ सिर्फ 4% लोग हैं। और यहां बड़ी बात यह है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को समर्थन तो सिर्फ 4% लोगों का मिल रहा है इस मुद्दे पर, लेकिन उन्हें मीडिया कवरेज में स्थान 100% वाला चाहिए। वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मीडिया में हमारी कवरेज नहीं होती, लेकिन अगर इस पोल की बात देखें तो सिर्फ 4% लोगों ने उनका समर्थन किया है, तो उसी के अनुपात के हिसाब से मीडिया में उन्हें कवरेज मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी उन्हें उतनी ही कवरेज मिलती है या शायद उससे भी ज्यादा मिलती है जितने की सरकार को मिलती है। आज इस ओपिनियन पोल के लिए हम आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जब लोकसभा चुनावों के ओपिनियन पोल्स का भी सैंपल साइज 2 लाख लोगों से ज्यादा नहीं होता, लगभग इतना ही होता है। अगर किसी ओपिनियन पोल में 2 लाख का सैंपल साइज हो जाए तो उसे बहुत बड़ा माना जाता है। और जब आपके सामने ऐसा कोई सर्वे आता है 2 लाख के सैंपल साइज वाला, तब आप उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि सैंपल साइज काफी बड़ा होता है। ऐसे में आप सब ने सिर्फ 24 घंटे में ही 4 लाख वोट डालकर हमारे पोल को इतना सटीक और इतना विशाल बना दिया। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि हाल के दिनों में यह सबसे बड़े पोल्स में से एक है, अगर सैंपल साइज आप देखें, क्योंकि हमने एक ही दिन में इतना बड़ा सैंपल साइज लगभग 4 लाख लोगों का आपके सामने पेश कर दिया। और ये हमने नहीं किया, ये सब तो आपने किया है। और इस नाम को लेकर लोग इतने इमोशनल थे कि बार बार लोग मुझे फोन करके या मैसेज करके, आज तक को मैसेज करके, जो इसमें शामिल नहीं भी हुए वो भी अलग से मैसेज करके कह रहे हैं कि हमारी पसंद ये है। तो देखिए, जब देश के लोग भावनात्मक रूप से किसी मुद्दे के साथ जुड़ते हैं तो कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स आता है, ये आपने देख लिया। अब आप ये देखिए कि भारत नाम का विरोध करने वाले लोग असल में वही हैं जो सनातन धर्म का भी विरोध कर रहे हैं, यानी ये एक ही टीम है, और सनातन धर्म को ये लोग मिटाने की बात कर रहे हैं। आज उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि सनातन धर्म में जो भेदभाव है उसी की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, और इसीलिए सनातन धर्म को पूरी तरह से मिटाने की जरूरत है। जिस भारत से वो सनातन धर्म को मिटाने की बात कह रहे हैं, और असल में वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊंची जाति के जो लोग हैं वो भेदभाव करते हैं, और उनकी जो पूरी सहानुभूति है वो ऐसा लगता है निचली जाति जो दलित वर्ग है उसके साथ है, पिछड़े वर्ग के साथ उसे वो अपनाना चाहते हैं, और उनको ये बताना चाहते हैं कि आप सनातन धर्म को छोड़ दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म में पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव होता है। आज उसी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो आदिवासी समुदाय से आती है, यानी वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, ऊंची जाति से नहीं आती। उसी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं। भारत की सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। भारत की सरकार में इस समय 77 में से 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, 20 मंत्री दलित और आदिवासी समुदाय से हैं। और यह आजाद भारत की पहली ऐसी सरकार है जिसमें 61% मंत्री, 61% मंत्री पिछड़ी जातियों से आते हैं। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। असल में अगर आप देखेंगे तो ये सरकार जो है ये पिछड़ी जातियों की ही सरकार है, क्योंकि 61% मंत्री पिछड़ी जातियों के हैं। इसलिए उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर जो जहर उगल रहे हैं वो जहर उनकी सोच में है, और इस सोच का सच से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। हमने आपको तर्क भी दे दिया और हमने आपको आंकड़े भी दिखा दिए। आज जब हमारे देश में खुलेआम सनातन धर्म को मिटाने की बात हो रही है और इस्लाम धर्म को खतरे में बताया जा रहा है, तब आपको लद्दाख से आई ये खबर और तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। आज लद्दाख की राजधानी लेह में लव जिहाद के खिलाफ एक बंद बुलाया गया था, और यह बंद हिंदू धर्म के लोगों ने नहीं बुलाया था, बल्कि यह विरोध प्रदर्शन बौद्ध धर्म के लोगों ने किए हैं।
बौद्ध धर्म के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें मुस्लिम लड़कों ने बौद्ध धर्म की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया है और इसलिए अब वो लद्दाख में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये लद्दाख से हमारे पास तस्वीरें आई हैं और सोचिए लद्दाख में लव जिहाद के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, बाजार बंद रखे गए हैं और बौद्ध धर्म के तमाम जो संगठन हैं वो धर्म परिवर्तन के खिलाफ आज धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की मांग को लेकर आज यहां सड़कों पर निकले हैं। सोचिए हमारे देश में जब हिंदू धर्म की तरफ से कुछ लोग लव जिहाद की बात करते हैं तो उन्हें मुस्लिम विरोधी बताकर कहा जाता है कि लव जिहाद इस्लाम धर्म के खिलाफ एक फेक नैरेटिव है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है और यह हिंदू समुदाय की साजिश है। जो कट्टरवादी हिंदू हैं वो इस साजिश को इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है और लव जिहाद की बात हमारे देश में सिर्फ कट्टरवादी हिंदू करते हैं। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि लद्दाख में तो लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले ये तमाम लोग हिंदू धर्म से नहीं हैं बल्कि ये बौद्ध धर्म से हैं, तो फिर ये लोग इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके धर्म की लड़कियों के साथ लव जिहाद करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और ये कड़वा सच आज आप बौद्ध धर्म को मानने वाले इन लोगों से खुद सुनिए। हमारे देश की खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो इस कहानी को देखकर बहुत भावुक हो जाएंगी। ये कहानी है प्रियदर्शनी नाम की एक महिला की जो ऑस्ट्रेलिया में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन पिछले महीने 27 अगस्त को इस महिला ने कर्नाटक के बेलगावी में आकर आत्महत्या कर ली और यह घटना अब इतनी बड़ी और गंभीर हो चुकी है कि इस मामले को G20 की बैठक में उठाने की मांग हो रही है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी इस महिला की आत्महत्या पर दुख जताया है और कहा है कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूर कराएगी। अब देखिए इस महिला को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। ये पूरा मामला एक मां को उसके 2 बच्चों से अलग करने का मामला है और आप तो जानते हैं एक भारतीय मां को या दुनिया की कोई भी मां हो उसे अगर बच्चों से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा। प्रियदर्शनी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन वर्ष 2018 में एक दिन उनके बेटे के अचानक पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्होंने उससे अपने बेटे को वहां एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। 6 महीने तक इलाज चलता रहा लेकिन उनके बेटे के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। सोचिए 6 महीने हो गए। तब प्रियदर्शनी और उनके पति ने अपने बेटे को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। कोई भी मां यही करेगी, कोई भी माता पिता यही करेंगे। अगर आप अपने बच्चे को किसी अस्पताल में भर्ती कराएं और 6 महीने तक बच्चे को कोई आराम ना हो तो आप जाहिर है डॉक्टर बदलेंगे, दूसरे अस्पताल में जाएंगे। इन्होंने भी वही किया और उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों पर उनके बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया, जो उनका हक है। प्रियदर्शनी का कहना था कि उनके बेटे के सिर्फ पेट में मामूली सा दर्द हुआ था, कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके बेटे को गलत दवाइयां दी जिससे वो और ज्यादा बीमार होता चला गया। इलाज के 6 महीने के बाद जब प्रियदर्शनी ने अपने बेटे के मेडिकल ट्रांसफर की मांग की तो अस्पताल की तरफ से यह साबित करने की कोशिश की गई कि प्रियदर्शनी मानसिक रूप से बीमार हैं और वो अपने बच्चे की ठीक से देखभाल करने की स्थिति में नहीं है और उन्होंने अपने बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं की थी, इसीलिए बच्चा बीमार हुआ। यानी वो बच्चे की मां के तौर पर काम करने के काबिल नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है। G20 दुनिया के उन 20 देशों का समूह है जिनकी पूरी दुनिया की जीडीपी में 80% की हिस्सेदारी है। ये समझ लीजिए कि जो दुनिया के सबसे बड़े 20 देश हैं उनका ये ग्रुप है। और जो लोग G20 के बारे में ज्यादा नहीं जानते, आज सरल भाषा में उन्हें बता देते हैं। अब आप इतने बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे G20 के कि कल अपने दोस्तों को भी बता पाएंगे इसके बारे में। दुनिया का 75% अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिर्फ इन्हीं 20 देशों में होता है, G20 के 20 देशों में। दुनिया की 60% आबादी सिर्फ इन 20 देशों में रहती है। यानी G20 में पूरी दुनिया तो नहीं आती, लेकिन ये वो देश हैं जो पूरी दुनिया को अपने दम पर प्रभावित करते हैं। और सोचिए जब भारत इतने बड़े समिट का आयोजन करेगा तो यह हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी। हालांकि इस समय हमारे देश में G20 के साथ G2 की भी काफी चर्चा हो रही है और ये जो G2 हैं ये हैं रशिया और चाइना। ये दोनों देश
G20 के स्थायी सदस्य हैं, बड़े बड़े देश हैं, लेकिन भारत में होने वाले इस समिट में इन दोनों देशों के ही राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हो रहे हैं। रशिया की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह उनके विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव दिल्ली आ रहे हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी रशिया के विदेश मंत्री आएंगे, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह उनकी सरकार में प्रधानमंत्री ली कियांग भारत आने वाले हैं। इसके अलावा मेक्सिको के राष्ट्रपति हर साल की तरह इस बार भी G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी 17 देशों के राष्ट्र प्रमुख 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के समिट में शामिल होंगे और इन नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक तक का नाम शामिल है। इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं, जैसा कि आप यहां तस्वीर में देख सकते हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसलिए भारत नहीं आ रहे क्योंकि वो अभी यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ ना तो एक मंच पर दिखना चाहते हैं, ना ही उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, ना ही उनके साथ वो चाहते हैं कि उनकी कोई फोटो आए। असल में शी जिनपिंग 2 वजहों से भारत नहीं आ रहे, जिनमें पहली वजह है भारत के प्रति उनकी ईर्ष्या और दूसरी वजह है भारत के रंग में भंग डालने की उनकी मंशा। G20 का मंच एक ऐसा मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक पहचान को और मजबूत करेगा, और जिस चीज में भारत के लिए कुछ भी अच्छा हो रहा हो उसमें चीन कभी भी भारत के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इससे यह बात पता चलती है कि पिछले साल बाली में और पिछले महीने ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच छोटी छोटी मुलाकातें हुई थी, और तब हमें यह बड़ी उम्मीद थी कि शायद इन मुलाकातों में दोनों देशों के बीच कोई बड़ा ब्रेक थ्रू निकल सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन दोनों मुलाकातों के दौरान दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने में ये दोनों नेता नाकाम रहे हैं, और इसके पीछे भी एक अहम वजह है। पहले हम सोच रहे थे कि ब्रिक्स समिट के दौरान जब ये दोनों नेता मिलेंगे तो शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, हो सकता है कि LAC पर कोई समझौता हो जाए, और हो सकता है कि शी जिनपिंग खुद ये कहें कि मैं भारत आऊंगा और मैं दोस्ती करना चाहता हूं। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो दोनों जो बैठकें हैं, मीटिंग्स हैं, वो नाकामयाब रही हैं। अब वो नाकामयाब क्यों रही है? असल में चीन चाहता है कि भारत सीमा विवाद के मुद्दे पर बात ही ना करे और दुनिया को यह दिखाए कि दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य है। तो वो ये चाहता है कि सीमा विवाद जो है उसे अलग रखा जाए, उसे एक दूसरे पैरेलल ट्रैक पर उसके बारे में बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन उसका असर बाकी के संबंधों पर, बाकी के रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए, व्यापार पर नहीं पड़ना चाहिए, हमारे दूसरे संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। सीमा विवाद बहुत पुराना है, उसे अलग से हम निपटते रहेंगे। चीन ये चाहता है, जबकि भारत की रणनीति यह है कि अगर सीमा पर, LAC पर स्थिति सामान्य नहीं है और सीमा पर विवाद बना हुआ है, आप सीमा पर हमें लगातार धोखा दे रहे हैं, तो पहले इस विवाद को सुलझाने पर चर्चा होनी चाहिए और फिर दूसरे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अगर भारत का कहना यह है कि अगर हमारे रिश्ते मीठे नहीं हैं, अगर हमारे रिश्ते असामान्य हैं सीमा विवाद की वजह से, तो फिर हर चीज में असामान्य रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम व्यापार के मामले में आपके साथ बड़े मीठे बन जाएं और विवाद जो हमारा सीमा पर चल रहा है उस मामले पर हम आपके दुश्मन बन जाएं, कहीं दोस्ती कर लें और कहीं दुश्मनी कर लें। अगर दुश्मनी है तो फिर हर चीज में दुश्मनी है, यह भारत का रुख है। और भारत के इसी रुख से चीन परेशान है, क्योंकि चीन यह चाहता था कि वर्षों पहले जैसा होता था, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने से पहले होता यह था कि चीन मनमानी करता रहता था और भारत ऐसा दिखाता था जैसे सब कुछ सामान्य है, कुछ हुआ ही नहीं है। और वो चाहते हैं कि यह भारत भी वही करे कि हम सीमा पर कुछ भी करते रहें और भारत दुनिया को यह दिखाए कि सब कुछ सामान्य है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो होता है, हमारे यहां कहा जाता है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो वो नहीं आ रहे हैं शी जिनपिंग, ये भी असल में अच्छा ही हुआ कि नहीं आ रहे हैं।